हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एपी क्लासेस। माय नेम इज़ प्रमोद कुमार एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। आई हैव क्वालिफाइड जेई एडवांस ट्वाइस। 2018 में क्वालिफाई किया था, तब ना 9000 समथिंग कुछ रैंक थी, और दोबारा से 2019 में क्वालिफाई किया, तब रैंक थी 2213। तो ये मेरी आईआईटी जेई एडवांस की रैंक थी। आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक प्लस एमटेक मैंने की है। और इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीयूईटी का एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है कंप्लीट, वो हम कवर करेंगे। जनरल टेस्ट का जितना भी पार्ट होगा उसमें एप्टीट्यूड भी आएगा हमारा, उसमें हमारी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जिसको एलआर बोलते हैं वो, और जो जीके होगी वो जीके हम लाइव क्लास में देखते हैं, पढ़ेंगे, या फिर मैं नोट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और जैसे ही अभी 3-4 दिन का ये ऑनलाइन ऐसे चलेगा जिसमें हम पेन टैप से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने पूरा सेटअप जो है वो तैयारी कर रखी है, सेटअप हो रहा है हमारा। तो फिर हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन डिजिटल स्मार्ट बोर्ड में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर विजिबल होगा सब स्क्रीन भी। और आपको नोट्स डेली इवनिंग में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डेली, और वो असाइनमेंट हमको साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 सवाल आ सकते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा, तो मैं 1 नंबर जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं एक सवाल बोल रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से, 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये बहुत से आसान सवाल होते हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, एक वर्ड दिया होगा, एक कोई वर्ड दिया होगा, और उस वर्ड को किसी डिफरेंट फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। अब उस वर्ड को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखा होगा, अब कह देगा कि ये यहाँ से एक कोड, हमने इसको एक, ये क्या कर दिया, ये जो प्रोसेस था बीच में इसको कोड कर दिया, इस वर्ड को कोड करके एक डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। अब एक दूसरा वर्ड दे देगा आपको, एक सेकंड वर्ड दे देगा, उसको कोड करके किस फॉर्म में लिखा जाएगा ये हमें ढूंढना होता है। तो वर्ड कोडिंग डिकोडिंग ऐसे चलती है, ठीक है। वर्ड कोडिंग डिकोडिंग चलती कैसे वो मैं क्लियर होगा कि अच्छा ठीक है भाई ये होता ऐसे है। थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल आप में से कमेंट करो, कोई भी अपना नाम, कोई भी कमेंट करो अपना नाम, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करो अपना कोई भी नाम, और उस वर्ड को फिर हम कोड करेंगे और फिर उसी से डिकोड करेंगे उसको। कोई भी बच्चे एक बार अपना नाम कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो आप अपना नाम कमेंट कर देना, उससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मे बी थोड़ा सा डिले है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी का नाम प्रिया है, आप में से कोई प्रिया बैठी है, साक्षी, चलो ठीक है साक्षी हम नाम ले लेते हैं, SAKSHI, साक्षी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि वो कह देगा क्वेश्चन कैसे बनाता है। हम ये सोच रहे हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, और फिर हम उसकी थिंकिंग को अप्रोच करेंगे, है ना। हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स रटने के बजाय हम क्या करेंगे कि हम ये सोचेंगे एग्जामिनर किस किस वे में क्वेश्चन बना सकता है। तो साक्षी नाम है, ऋतिका साहिल, ठीक है, साक्षी नाम है, वो उसको कोड कर देगा, और वो क्या कहेगा, साक्षी इज रिटन एज, इट इज रिटन एज, साक्षी को क्या लिखेगा, साक्षी एज रिटन एज दिस, TBLTIJ, ये कह देगा कि साक्षी इज रिटन एज दिस। देन फिर पूछ लेगा, अगला नाम आया था हमारा, ठीक है, ऋतिका, अगला नाम आया था ऋतिका, तो ऋतिका को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब सवाल समझो, वो सवाल मैंने अभी अभी बैठे बैठे बनाया है ये, ठीक है। अब साक्षी को वो ऐसे लिख रहा है, इस वे में लिख रहा है, तो ऋतिका को कैसे लिखा जाएगा। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा ABCD। हम एक बार ऑप्शंस पे नहीं जा रहे, पहले हम ये देख लेते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना रहा है।
और अगर हमें उसकी मेंटालिटी समझ आ गई कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे बना सकता है तो हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखो इसने क्या किया है यहाँ पे, इसने क्या किया है, एस के बाद यहाँ पे +1 ले गया, +1 ले गया, +1 ले गया, ऐसे ही देखो हर एक में +1 +1 +1 ले गया। ठीक है, उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिख दिया उसने, साक्षी को उसने कैसे लिखा और +1 +1 +1 करता रहा हर एक अल्फ़ाबेट में। तो ऐसे ही आर में +1 कर दोगे तो क्या होता है भाई, ABCD मैं भूल गया हूँ, एक बार आर में +1 करेंगे तो क्या आएगा बताना मेरे को। और फिर ऐसे ही आई में करेंगे और टी में करेंगे, आई में करेंगे, के में और ए में। ए का तो मेरे को पता है भाई, ए में +1 करेंगे ना तो बी आता है बस। बाकी मेरे को यार मैं थोड़ा ABCD जो है भूल गया हूँ। आप क्या करो, ये लिख के बताओ मेरे को। आर में एक जोड़ूँ, आर के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होगा वो लिखो यहाँ पे, फिर आई का नेक्स्ट कौन सा होगा, टी का नेक्स्ट, आई का नेक्स्ट, के का नेक्स्ट और ए का नेक्स्ट। तो ये जो बन जाएगा ना हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम अभी क्या समझ रहे हैं, एग्जामिनर की अप्रोच को समझ रहे हैं। सॉल्व करो भाई, फटाफट सॉल्व करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स चलते रहने चाहिए, ठीक है। अब आर के नेक्स्ट वर्ड साहिल ने लिखा है एस, ठीक है भाई, PQR ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा जे। साक्षी ने कमेंट लिख दिया है TUIJKL। तो ऋतिका को ऐसे लिखा जाएगा, अगर साक्षी को ऐसे लिखा जा रहा है तो ऋतिका को ऐसे लिखा जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये, इसी टाइप के सवाल आएंगे। बस आपको ये जो पैटर्न चल रहा है ना यहाँ पे, ये जो पैटर्न चल रहा है ये समझना है, ठीक है। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 से 3 सवाल दिख जाए ना कोडिंग डिकोडिंग वाले, 2-3 क्वेश्चन दिख जाएं, और अगर देखते ही 5 सेकंड में हो गया तो ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के आपको सवाल दिख गए और देखते ही अगर 5 सेकंड में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, फटाफट अल्फ़ाबेट लिख लो A से Z तक और उनके नीचे नंबर और डाल दो। फटाफट ये काम कर लो। इसको करने में आपको हार्डली 20 से 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपके जो 2-3 क्वेश्चन आए होंगे ना यहाँ से वर्ड कोडिंग डिकोडिंग के, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर अगर Z आया हो तो, साक्षी का आया कि अगर Z आया हो तो बच्चे Z के बाद जो नेक्स्ट आएगा ना वो वापस से A आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे सर्कल में चलेगा, देखो ये है ना, ये यहाँ तक चलेगा और यहाँ से चलने के बाद ये वापस से ऐसे सर्कल में चलेगा, ऐसे समझ रहे हो ऐसे। तो ये Z के बाद वापस A B। अब देखो कई बार क्या होगा, जैसे ये पैटर्न था, अभी नेक्स्ट किसी का नेम लेते हैं, प्रथम आया है भाई, तो PRATHAM। अब वो देखो इस क्वेश्चन क्या देगा कि इफ प्रथम इज रिटन एज, तो एज में कैसे कैसे लिख सकते हैं हम प्रथम को, पहले वो सोचते हैं। प्रथम इज रिटन एज, देन अगला एक हमारे पास नाम था साहिल, तो साहिल को कैसे लिखेंगे, पहले प्रथम को लिखते हैं। तो वो सीधा +1 नहीं करेगा हमेशा, वो क्या करेगा, वो कुछ भी पैटर्न बना देगा। आपको बस पैटर्न ढूंढना है, उसने पैटर्न क्या बनाया। चलो मैं पैटर्न बनाता हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ, मैं पैटर्न बनाता हूँ, +1 +2 +3 ऐसे ही +4 +5 +6 +7 ऐसे पैटर्न बना देगा वो। और वो दिया कैसे होगा, प्रथम को जो ये नीचे P में +1 करेंगे, P में +1 करेंगे Q, ठीक है। अब हम R में +2 करेंगे, R में 1 और 2 T, A में 3 प्लस करेंगे B C D, ठीक है। ऐसे ही T में +4 करेंगे X, H में +5 करेंगे M, A में +6 करेंगे G, और ऐसे ही M में +7 करेंगे T। वो क्वेश्चन क्या देगा, इफ प्रथम इज रिटन एज दिस, देन साहिल को कैसे लिखेंगे। फटाफट कोड करो, साहिल को कैसे लिखेंगे। नहीं साक्षी देखो हमेशा +1 नहीं बनाएगा ना वो कैसे भी सवाल बना सकता है। हमें ये जो ये पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है ये ढूंढना है। और हमें दिया क्या होगा, हम अब ये सीख रहे हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, किस वे में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। मैं एक एग्जामिनर हूं तो मैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनाऊंगा। अब प्रथम को ऐसे लिखा जाएगा
तो साहिल को कैसे लिखा जाएगा? पैटर्न क्या है? +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे हो रहे हैं। तो ऐसे ही साहिल में एस में +1 कर दो, ए में +2 कर दो, एच में +3 कर दो, एंड आई में +4 एंड एल में +5 कर दो। ये समझ आ रहा है क्या एग्जामिनर सवाल कैसे बना रहे हैं? ठीक है, तो एस में +1 करेंगे टी, ए में +2 करेंगे सी, एच में +3 करेंगे, एच में +3 करेंगे के, आई में +4 करेंगे एम, और एल में हम +5 करेंगे क्यू। तो अगर प्रथम को ऐसे लिखा जाता है तो साहिल को ऐसे लिखा जाएगा उस लैंग्वेज में, उस कोड के द्वारा। इतना समझ आ रहा है क्या? इतना समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो है ना, अब ये हो गया, हमें पैटर्न फाइंड करने हैं। हमें मेन जो हमारा मोटिव है, मोटिव क्या होगा कि फाइंड पैटर्न। ये जो पैटर्न जो बन रहे हैं ना यहाँ पे, कौन सा पैटर्न? ये वाला जो पैटर्न बन रहा है ना, हमें ये ढूंढना है बस कि उस वर्ड को नेक्स्ट वर्ड में कोड करने के लिए बीच में क्या वो लॉजिक लगा रहा है, क्या वो पैटर्न सा बना रहा है। तो अब सवाल आएगा कि क्या सर हमेशा पैटर्न यही होगा, सिंपल सा ऐड वाला ही होगा कि +1 ऐड कर दिया या फिर +2 ऐड कर दिया, या फिर ऐसे सीरीज में +1 +2 +3 ऐसे ऐड कर दिया, या फिर एक कैसे ऐड कर दिया कि 2 की टेबल कर दी +2 +4 +6 +8, या +1 -1 +1 -1, कुछ भी पैटर्न दे सकता है वो आपको। फटाक से ये जब मिले और ये जब मिले, उन दोनों के बीच में पैटर्न लिख लो एक बार ये लिए, ठीक है। और पैटर्न लिखने के बाद आप आसानी से कर सकते हो आगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जो पैटर्न फाइंडिंग वाले हैं ना, उसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपको बतानी है कि देखो, एक टाइप के क्वेश्चन होंगे कि अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे कि पीछे वाला था एफ, आपका कमेंट सेक्शन में किसी का नाम है साहिल। अगर साहिल को ऐसे ही 5 लेटर का कुछ भी वर्ड लिख दिया मैंने कि साहिल को ऐसे कुछ लिखा जा रहा है, तो किसी और नाम को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि साहिल में कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं। एस आ रहा है, ए आ रहा है, एच आ रहा है, आई आ रहा है, एल आ रहा है। क्या ये सेम अल्फाबेट्स यहाँ आ रहे हैं? क्या ये सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बस एक बार सबसे पहला चीज आपको वो चेक करनी है। सर वो क्यों चेक करनी है? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्या चेक करो कि साहिल, क्या इसमें भी इसके अल्फाबेट्स और इसके अल्फाबेट्स सेम है क्या? नहीं सर, इसमें सेम नहीं है, क्योंकि इसमें तो पी क्यू आ गया, पी क्यू आर एन आ गया, एस तो चलो कॉमन हो गया दोनों में, बट पी क्यू आर एन कॉमन नहीं आ रहा, तो अल्फाबेट सेम नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहले देखना अल्फाबेट सेम है। अगर अल्फाबेट सेम हो, इफ अल्फाबेट्स आर सेम, अरे जो भी है इसकी स्पेलिंग देख लेना यार। इफ अल्फाबेट्स आर सेम है तो क्या होगा? देखो तो क्या होगा, जैसे SAHIL है, साहिल को वो कैसे कोड लिख देगा? वो ऐसे कोड कर देगा। तो रितिका को कैसे लिखा जाएगा? अगर साहिल को ऐसे लिखा जा रहा है तो रितिका को कैसे लिखा जाएगा? ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसमें इसने क्या किया, इसमें उसने कुछ प्लस माइनस नहीं किया। अगर ये दोनों अल्फाबेट सेम है ना, तो उसने क्या किया है, उसने कुछ जमेले किए हैं, इन्हीं कोई जंबल कर दिया। याद रहेगा क्या बताया मैंने कि अगर ऐसे जो कोड दे दे और अल्फाबेट्स दोनों में सेम हो ना, तो अपने को जो ये वाला पैटर्न फाइंड करने वाला था, जो बीच में प्लस माइनस करके जो पैटर्न फाइंड कर रहे थे, किसी भी वे में जो पैटर्न फाइंड कर रहे थे, वो नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कहाँ पे जंबल अप किया हुआ है। देखो एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग वाले ये ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता उनको नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अगर मेहनत करेंगे ना हम, तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। थोड़ी मेहनत की तो बात है, एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में चीज़ समझ नहीं आएगी तो 3 बार में आ जाएगी, है ना। तो देखो अब इसमें क्या कर दिया, इसमें इसने क्या कर दिया, साहिल के पहले 2 वर्ड्स को इसने रिवर्स करके लिख दिया, मिडल वर्ड को सेम रखा और दोबारा इनको ऐसे रिवर्स करके लिख दिया, है ना। अब ऋतिका को कैसे लिख सकते हैं कि पहले 2 वर्ड को IR लिखा, लास्ट 2 वर्ड को
ए के लिखा, बीच वाले टी आई जो है ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा, अगर सिंपल टी आई हुआ तो भी ठीक है, और सिंपल अगर आई टी हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि बीच के दो वर्ड थे उनको भी उसने जंबल अप कर दिया ऐसे। समझ रहे हो? मैं यहां पे ऐसे बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनाता है एग्जामिनर, क्या सोच रखता है, और हम अगर एग्जामिनर को थिंकिंग को समझ गए ना तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे हमसे। अब अगर हमने क्या सीख लिया, ये दोनों अगर सेम हो ना वर्ड, यहां पे इसके अल्फाबेट्स और इसके अल्फाबेट्स अगर सेम हो, तो हम ये देखेंगे कि उसमें जंबल अप कैसे किया हुआ है, वो वाला पैटर्न ढूंढेंगे, फिर हम प्लस माइनस करने वाला पैटर्न ढूंढेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं एक और अल्फा न्यूमेरिक पे आते हैं। चलो एक मैं आपको कोड देता हूं कि क्या है, इफ सवाल है कि इफ बैट इज रिटन एज, बैट को कैसे लिख दिया, बैट को इज कोडेड एज, बैट को उसने कोड कर दिया वाई जेड जी। अगर बैट को ऐसे कोड कर दिया देन बताओ भाई किसको कोड करें, नाम लिखो, एक किसी बंदे ने कुछ नाम लिखा है क्या? चलो चार ही बंदे कमेंट कर रहे हैं। एम्पायर, एक बंदे का नाम है एम्पायर, तो एम्पायर को कैसे कोड करेंगे, एम्पायर को कैसे कोड करेंगे, ये सॉल्व करो, है ना? खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अपने को पेन पेपर, पेन चलता रहना चाहिए पेपर पे। अभी तक आपको थी बोर्ड्स वाली प्रैक्टिस, देखो मैं तो करता था जेई की तैयारी, जब मैंने तैयारी की तो मेरे को बोर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं थी, हम करते थे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमरस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं पूरे दिन भर बैठ के, है ना, 15-15 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत तेज़ थी और हमें थ्योरी लिखनी नहीं आती थी, ये हमारा डाउन पार्ट भी था, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। और अभी आपके क्या है, या तो आपके शायद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, शायद नहीं है, लेकिन आपको थ्योरी जरूर लिखनी आती है पर आपको न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं आती। बट ये पेपर न्यूमेरिकल अप्रोच पे है, आपको ऑप्शंस देख के फटाफट टिक करने हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है ये भी आपको सीखना है। और बेटा ये 30-40 दिन बच्चे हैं, इसमें जम के अगर हम तैयारी कर लेंगे ना तो शायद कहीं अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, नहीं तो इन 30-40 दिनों में जो बच्चे बैठ के सिर्फ मूवीज़ देख रहे होंगे या वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, उनके बच्चा होगा बहुत सारा स्टॉक कि यार अच्छा इतनी सारी वेब सीरीज़ नई लॉन्च होगी या नई रिलीज होंगी, हमने देखी नहीं है क्योंकि हमारे पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे हमारे सर पे और अब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो हम फ्री हो गए हैं। बेटा हम एक्चुअली फ्री नहीं हुए हैं, हमें मेहनत करनी है अभी भी। बैट को अगर वाई जी जेड लिखा है तो एम्पायर को कैसे लिखा जाएगा, इसको सोचो, इस सवाल को करो साथ साथ में, मैं आंसर्स का वेट कर रहा हूँ आपका। देखो बैट से ये कैसे आया है, बैट कौन से पोजीशन पे है, बैट है 2 पोजीशन पे, बी है 2 पे, ए है 1 पे और टी की पोजीशन है 20। ठीक है, अब यहाँ पे वाई की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन तो है 25, जेड की है 26 और जी की कितनी है, जी की है 7। अब यार इसमें क्या कॉमन है, कुछ है क्या, क्या इसमें और इसमें, ऐसे ही 1 में और 26 में और ऐसे ही 20 में और 7 में, इनमें कुछ कॉमन है क्या, सिमिलरिटी ढूंढो, कोशिश करो क्या कॉमन है। हाँ सर 2 + 25 भी 27 होता है, 2 + 25 भी क्या किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। ऐसे ही 1 + 26 भी 27 के इक्वल है, 1 + 26 भी 27 के इक्वल है और ऐसे ही 20 + 7 भी 27 के इक्वल है, 20 + 7 भी 27 के इक्वल है। ये चीजें तो हो रही हैं सर, ये तो हो रहा है। अब ऐसे ही ई का नंबर लिख लो, ई के नीचे 5। देखो एक्चुअल में क्या है, B80 है यहां से जब गिनती गिन रहे हैं और इसमें यहां से जब गिनती गिन रहे हैं, इस डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से ऐसे गिनती गिन रहे हैं। ठीक है, कैसे कि B की पोजीशन 2 थी, ऐसे ही Y की पोजीशन इस डायरेक्शन की कितनी है 1 और 2, Y की पोजीशन 2 है, ऐसे ही A की पोजीशन इस डायरेक्शन से 1 थी और ऐसे ही Z की पोजीशन इस डायरेक्शन से 1 है। तो बैट वो क्या कर रहे हैं, बैट को इस डायरेक्शन में जो पोजीशन है वैसे ही उनको कोड करके रिवर्स डायरेक्शन की पोजीशंस को लिख रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही इन सब का तो सम हमारा 27 है। एक ये भी तरीका है इसको सोचने का, तो एम्पायर के नीचे लिखो, एम्पायर में ई है 5 पे,
ई है 5 पे, एम की पोजीशन 13 है, पी की पोजीशन 16 है, आई की पोजीशन 9 है, आर की पोजीशन 18 है, ई की पोजीशन 5 है। तो यहाँ पे 27 सम बनाना है, तो ई की जगह क्या आएगा यहाँ पे, ये 27 बनाना है, तो ये तो 5 था ही, ये यहाँ पे वी आ जाएगा, 22 प्लस 5 27 के बराबर होगा। या फिर ई स्टार्टिंग से 5th पोजीशन पे है, तो यहाँ से 5th पोजीशन पे कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे होगा वी। तो ई को हमने रिप्लेस कर दिया वी से, वी एन के आर आई वी। साक्षी का शायद सही है, देखते हैं। एम की 13 है, अब 27 में से 13 गया, बचे 14th वाला, तो एन। ऐसी पी की अगर 16 है तो 9, 16 प्लस 9 नहीं सॉरी 11 के वी एन के। ऐसे ही आई का अगर 9 है तो 27 में से 9 गया 18, और ऐसे ही आर का अगर 18 है तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 9 आई, और ऐसे ही इसका वी, वी एन के आर आई वी। ये जो बच्चा सोच पाया है, आप ये वर्ड कोडिंग वाले सवाल कर लोगे भाई। जो बच्चा है यहाँ पे ये सोच पाया है, इस अप्रोच को ढूंढ पाया है। देखो हमें बस अप्रोच ढूंढनी है, कैसी होगी, हमें बस अप्रोच ढूंढनी है कि यहाँ से कौन से नंबर पे है, ये वाला कौन से पोजीशन पे है, ये कौन से पोजीशन पे है। ऐसे ही फिर इनकी पोजीशन देख लो, इन दोनों पोजीशंस में कुछ सिमिलरिटी है क्या। सबसे पहले देखना था क्या बी ए टी की जो अल्फ़ाबेट्स हैं और इसके अल्फ़ाबेट सेम है क्या, सेम नहीं है। उसके बाद हम पैटर्न ढूंढेंगे, पैटर्न ढूंढने के लिए पोजीशन ढूंढेंगे, और उन पोजीशंस में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी ढूंढेंगे। हमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आसानी से मिल जाएगी और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप की कौन कौन से पैटर्न होंगे, एक बार के लिए मैं आपको पैटर्न्स बता देता हूँ। अल्फा न्यूमेरिक पे उसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मैं एक बार पैटर्न्स लिख देखता हूँ। पैटर्न्स कैसे कैसे हो सकते हैं, पैटर्न्स कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला तो रिवर्स करके देख लो आप। दूसरा रिवर्स कैसे, जैसे ये वाला हमने किया था, यहाँ से गिनती। दूसरा कि बीच में सम और डिफरेंस, सम या फिर डिफरेंस। सम डिफरेंस कैसा होगा, सम डिफरेंस कैसा, ये वाला जैसा कि +1 +2 +3 +4। ऐसे ही +1 -1 हो सकता है, +1 -1 +1 -1 चल रहा है। या फिर सम डिफरेंस ऐसे ही थर्ड, बीच में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो, या फिर कोई टेबल चल रही हो ऐसे कि 2 की टेबल में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। समझ रहे हो, ठीक है। और हम किस टाइप में कर सकते हैं, और देख सकते हैं हम कि यही है बेसिकली, इनमें आपको समझ आ जाएगा वर्ड कोडिंग वाला जो है ना। इसके अलावा अल्फान्यूमेरिक को एक बार शुरू करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं उसके अलावा और क्या होगा। अगर इफ अल्फाबेट सेम है, ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा था, जैसे साहिल का वो एग्जांपल लिया था, साहिल को लिहाज ऐसे भी लिख सकता है। उसमें क्या किया इसने, उसको बस रिवर्स करके लिख दिया है। एल को यहाँ लिख दिया है, आई सेकंड पे, एच बीच में रहा, ए यहाँ, और एस यहाँ पे चला गया। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, ऐसे ही पहले 2 को रिवर्स कर देगा, बीच वालों को सेम रखेगा, और लास्ट 2 को ऐसे रिवर्स कर देगा। ठीक है, ये भी कर सकता है। और इसमें क्या कर सकता है, पहले और लास्ट को सेम रखा, बीच वालों को रिवर्स कर दिया। समझ पा रहे हो आप कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। हमें बस यही देखना है। तो अगर अल्फाबेट सेम दिए हो तो हमें ये देखना है कि अच्छा उसने अल्फाबेट्स को कैसे जंबल अप किया है, हाउ दे आर जंबल्ड अप। बस ये देखना है। अगर हमें ये पता चल गया तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। अब एक नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे अल्फान्यूमेरिक। अब सर अल्फान्यूमेरिक वाले कैसे होंगे, ये अब बता दो आप। देखो अल्फान्यूमेरिक क्या होते हैं, अल्फान्यूमेरिक क्या होते हैं कि अल्फाबेट्स को एक नंबर दे दिया, वो लिखेगा इफ a = 1, b = 2, और देन कैट को कैसे लिखेंगे, या फिर देन k की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी, ऐसे कुछ भी लिख देगा।
अगर ए वन है बी टू है, तो इसका मतलब क्या है, ए को अगर वन असाइन किया है, बी को टू असाइन किया है, तो यही है, ये वाले तो यही नंबर है। तो ऐसे के को 11 असाइन हो जाएगा, वी को कितना असाइन हो जाएगा, वी को हमारा 22 असाइन हो जाएगा, के को यहाँ पे 11 और वी को 22 असाइन हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा अच्छा सवाल कैसे बनाएगा, देखो अच्छा सवाल कैसे बनाएगा, ये सवाल सॉल्व करो। इफ कैट इक्वल्स टू 24 देन डियर इक्वल्स टू, बताओ भाई ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करो फटाफट, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ ये सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है। फटाफट इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को बताओ। कैट को 24 नंबर दिया है, तो डियर को क्या नंबर दिया जाएगा, सॉल्व करो सॉल्व करो, पेन पेपर उठाओ फटाफट। एक तो आपके ना हाथ चलते रहने चाहिए, अभी बोर्ड्स के बाद मेरे इलेक्शन ही होना है बच्चे, 40-45 दिन बचे हैं। बहुत अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया ना, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूव करोगे, क्योंकि जितना अच्छा कॉलेज होगा आपके आसपास के लोग भी उतने ही अच्छे होंगे। अच्छे इन द सेंस एटलीस्ट एकेडमिकली तो इतने अच्छे होंगे ही। कैट को 24 लिखा गया है। देखो कैट को 24 कैसे दिखा, अब सबसे पहले तो ये काम किया करो, सी को 3 असाइन करना है, ए की पोजीशन 1 है, टी की पोजीशन 20 है, ये 24 3 + 1 + 20, अच्छा ये तो सम ही कर दिया यार, ये तो सीधा साइन का पोजीशंस का सम ही कर दिया। 3 + 1 + 20 इनका सम करने पे 24 आ रहा है। ऐसे डियर को क्या लिखा जाएगा, डियर की पोजीशन देख लो, डी की पोजीशन 4, ई की 5, ए की 1 और आर की पोजीशन 18 और 18 या फिर ये जोड़ दो, 4 + 5 9 + 1 10 10 + 18 28 इज योर आंसर। साक्षी ने बहुत सही जवाब दिया, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे अल्फान्यूमेरिक। अब सेम क्वेश्चन और कैसे दे सकता है, क्योंकि वो क्या देगा, कैट को वो 24 ना देके वो 48 असाइन कर देगा, समझ रहे, क्या करेगा, कैट को वो 48 असाइन कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, वो कैट को 27 असाइन कर देगा। देखो कैट को उसने 27 असाइन किया, तो फिर डियर की पोजीशन क्या हो, डियर को क्या नंबर दिया जाएगा, क्या नंबर असाइन होगा। कैट को 27 कैसे असाइन होगा, 3 + 1 + 20, ये कितना हो गया, 3 + 1 + 20, ये हो गया 24। 24 में कैट में जितने भी अल्फाबेट्स थे 3 थे टोटल, तो 3 और जोड़ दिया, 24 + 27 कर दिया। ये 27 कैसे आया, 24 + 3 27 आ गया। वो कुछ भी दे देगा, एग्जामिनर कैसे देगा, कैट को 27 असाइन कर दिया, तो आप डियर को कैसे लिखोगे, कैट 27 है तो डियर हमारा 28 + 4, 1 2 3 4 अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, तो डियर हमारा 28 + 4 32 हो जाएगा, समझ रहे हो। एग्जैक्टली बच्चे 32, वो ऐसे ही सवाल होंगे सॉल्व। कैट 24 तो डियर 28, अब कैट को 27 दे दिया, 27 कैसे आया, इनकी पोजीशंस का सम किया और उसमें ये नंबर ऑफ ये जितने भी अल्फाबेट्स थे ये ऐड कर दिए। या फिर कैसे लिख सकते हैं, ये 3 था, 3 + 1 किया, 3 + 1 किया, 1 + 1 किया और 20 + 1 किया, इनको ऐड करो, बात तो एक ही है, 24 + 3 तो करना है हमें। समझ आ रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, अप्रोच कैसे करेंगे। 4 + 5 + 1 + 18, बहुत सही, ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी बताओ भाई इसको सॉल्व करो, इसका ऑब्जर्व को कैसे कोड किया जाएगा। सर्टेन लैंग्वेज में f को 6 जोए को 50 कोड किया गया है, तो ऑब्जर्व को कैसे कोड किया जाएगा। फटाफट सॉल्व करो सवाल और सॉल्व करके मेरे को बताओ। ऑब्जर्व को कैसे पुट किया जाएगा, f को 6 कर दिया, अच्छा f तो 6 यही है, यहाँ से ही पता चल रहा है हमें, ठीक है, f को 6 लिख दिया। अब ऐसे ही JOY, जोए को इसने 50 लिखा है, पहले तो पोजीशन देख लेते हैं एक बार जोए की, J की 10 है, O की 15 है और Y की पोजीशन 25 है। ये क्या किया इसने, ये भी पोजीशन का सम ही कर दिया,
25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50। पोजीशन का सम ही कर दिया, तो ऐसे ही ऑब्जर्व की पोजीशन लिखो और उनका सम कर दो बस। क्या ऑब्जर्व में ओ को 15, बी 2, एस 19, ई 5, आर 18, वी एंड ई, वी इज 22, ई इज 5। अब भाई 12th क्लास में हो गए, जोड़ घट्टा गुना भागी तो कर ही लोगे हैं। 12th क्लास में हो गए हैं हम, तो इसका एडिशन तो कर ही लेंगे हम। इसको ऐड करो और ऐड करके बताओ भाई फटाफट क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको ऐड करो और ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये तो हो जाएगा हमसे सॉल्व, इसको ऐड कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वो हम लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखो और क्या करेगा वो, एक टाइप के वो सवाल दे देगा, जैसे कि लैपटॉप, और फिर यहाँ पे लिख दिया उसने मोबाइल। ठीक है, और लैपटॉप को कोड दे दिया इसने, ठीक है, एंड मोबाइल को इसने कोड दे दिया। अभी कह देगा लैपटॉप, इफ लैपटॉप इज कोडेड एज दिस 356216 एंड मोबाइल इज कोडेड एज 417938। मोबाइल को इसने ऐसे कोड कर दिया, देन वो कुछ भी कह देगा कि टी टोपल को हम कैसे लिखें। उसने ऐसे कह दिया, तो फिर हम टोपल को कैसे लिखेंगे। अब देखो L को यहाँ पे 3 दे रहा है, 12 3 से रिलेटेड, चलो 4 से हम कर देंगे भाई, डिवाइड हो जाएगा कुछ। A को 5, A को तो 1 दे रखा है 5, P को 6, समझ सा नहीं आ रहा सर ये कैसे क्या कर दिया इसने। बट इसमें और इसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर ली, ओ को यहां भी 1 दिया है और ओ को यहां भी 1 दिया है। इसका मतलब इसने हर एक अल्फाबेट को एक स्पेसिफिक लेटर, एक स्पेसिफिक नंबर से लिंक कर दिया है। हर एक अल्फाबेट को एक स्पेसिफिक नंबर से लिंक कर दिया है। तो ओ को 1 से लिंक कर दिया है, ठीक है, ओ की जगह तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही टी को किससे लिंक कर दिया है, टी को 2 से कर दिया है, टी को 2 से कर दिया है। पी को 6 से, पी को यहाँ पे 6 से कर दिया है, 2 1 6 6। ऐसे ही एल को इसने 3 से कर दिया है, देखो एल 3 से लिंक्ड है, वापस से एल दोनों में ही 3 से लिंक्ड है। एल को इसने 3 से लिंक कर दिया है और ई यहाँ भी 8 से लिंक है, यहाँ ई है ही नहीं। ये हो गया हमारा आसान सा सवाल सॉल्व हो गया, 216638। क्वेश्चन की टाइप पता चल गई और सोचने का मेथड पता चल गया कि यार कैसे सोचा जाएगा। कि अगर इसमें फटाक से अगर आपको कुछ दिख जाए ना देखते ही, कि कोई टेबल बन रही हो बीच में, कि कोई लीनियर प्रोग्रेशन में चल रहा हो, कोई एपी बन रही हो, कोई जीपी बन रही हो, कोई सीरीज बन रही हो, कुछ हो रहा हो, तो वो आपको देखते ही दिख जाएगा कि अच्छा 2 की टेबल है, बीच में 2 का डिफरेंस है, या 2 4 6 8 10 12 ऐसा डिफरेंस है, या +1 -1 +1 -1 ऐसा डिफरेंस है। इसमें तो यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट इसमें भी और इसमें भी ओ को 1 दिया गया है, इसमें भी एल को सेम नंबर दिया गया है, इसका मतलब। और बाकी आपको ऑप्शंस दिए होंगे ना, ऑप्शंस देखते ही आप समझ जाओगे, ऑप्शंस देखते ही आप समझ जाओगे। मैं आज जानबूझ के नहीं लेके आया वो सवाल ऑप्शंस वाले, ताकि क्योंकि वो आपको सिर्फ होमवर्क में दूंगा। अभी आपको पढ़ा दिया जाएगा, थ्योरी समझा दी जाएगी, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को ऐसे मेथड से भी सॉल्व कर लो और एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर लो, चारों ऑप्शंस को देख के। ठीक है, चलो एक और सवाल मैं देता हूं आपको। एक और नया सवाल दिया गया है। सवाल है कि इफ k इक्वल्स टू 22 एंड c इक्वल्स टू 6 देन बैट इक्वल्स टू व्हाट। बैट को नंबर असाइन करो भाई। अगर k को 22 असाइन किया गया है, c को 6, तो बैट को क्या नंबर असाइन होगा वो बताओ। उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को। फटाक से सवाल को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब 7 करोड़ रुपए के लिए डाल दे भाई।
कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब दर्ज कीजिए। 7 करोड़ रुपए का सवाल है। अगर के को 22 और सी को 6 असाइन किया गया है तो बैट को कौन सा नंबर असाइन होगा? वेट कर रहे हैं, सबसे पहले कौन जवाब देता है। 15 सेकंड का सवाल है, 15 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। अरे कोई तो सॉल्व करो भाई, किसी से भी नहीं हो रहा क्या? 4240, 4240। चलो एक ने ये आंसर दिया है 4240। अगर ये आंसर नहीं होगा, नहीं बैट एज अ नंबर दे दिया, चलो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन है हमारे ए बी सी डी, ठीक है। और ऑप्शंस है हमारे चलो मैं सवाल बनाते हैं इसको। ऑप्शन दे दिए मैंने। पहला ऑप्शन दे दिया आपको 23 का, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 46 का, तीसरा दे दिया 48 का, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया है 25 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इफ के इज 22, सी इज 6, देन बैट इज, और ये 4 ऑप्शन दिए, इन्हीं चारों में से बताना है भाई। 23, 46, 48 एंड 25। तो कैसे सवाल सॉल्व करोगे? सवाल सॉल्व करो। 10 तो ऑप्शन ही नहीं है बच्चे। साक्षी ऑप्शन ई आ रहा है 10। ये 4 ही ऑप्शन है आपके पास, है ना। क्वेश्चन ये है, बस इतना सा सवाल है। अभी आपके सामने बैठे बैठे ये सवाल हमने बनाया है। तो बैट को कैसे कोड किया जाएगा ये बताओ भाई फटाफट। सोचो सोचो सोचो, ये कैसे आ रहे हैं ये नंबर्स, और कैसे मैं निकाल सकता हूं इन गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से। 4240 से कुछ आ रहा है क्या? 4240 भी कैसे आया? सर के की पोजीशन यहां पे 11 थी और के को 22 असाइन किया गया है, मतलब कि इसकी पोजीशन इंटू 2 कर दी गई है। ऐसे सी की पोजीशन 3 थी तो 3 इंटू 2 कर दिया गया है, इंटू 2 कर दिया गया है, तो ये 6 आ गया। ऐसे ही बी की 2 है तो 2 इंटू 2 4, ए की 1 है, ए इंटू 2 2, और टी की 20 है तो 20 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40। अब हमारे पास नंबर है 4, 2 एंड 40। सॉरी, अब हमारे पास नंबर है 4, 2 एंड 40। इसमें से ये ऑप्शन बनाने हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर इनको सम कर दें तो हमारे पास 46 का ऑप्शन आ गया और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हो? समझ आ रहा है क्या? देखो वो ऑप्शन यहां पे ऐसे 4240 ये भी ऑप्शन दे सकता था, वो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है आपको यहां पे। बट अगर ऑप्शन ये दे दिए गए, एक टाइप का क्वेश्चन ही है जिसमें ऑप्शन ये दे दिए गए, तो सही जवाब क्या होगा? 46 होगा। कैसे होगा सर? इंटू 2 करके इनकी पोजीशन आ रही है और उसके बाद इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 46 का ऑप्शन आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया, बस इतनी सी बात थी। अब हमारे पास भाई चलो एक टाइप का और मैं क्वेश्चन करता हूं। एक और टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं। इसको इरेज कर लें क्या? इसको हम इरेज करके, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक और नया क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, एक और नया सवाल आपको दिया जा रहा है। और सवाल क्या है कि देखो ध्यान से देखना इसको। फोन को मैंने लिखा है, ये ओ है भाई, PHONE। फोन को मैंने लिखा है, एक कोड दिया है 168151545। देन चार्जर को क्या दिया जाएगा? चार्जर विल बी रिटन एज। अब देखो आपके पास अगर आपने एग्जाम में ये लिख लिया ना तो आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, सर यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट्स 5 ही थे, PHONE 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो 5 अल्फ़ाबेट थे, बट नंबर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्फ़ाबेट तो 5 थे, अल्फ़ाबेट तो 5 थे, नंबर 8 हैं। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है। नंबर 8 है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा सर। बट देखो P की पोजीशन 16, अच्छा 16 है, ठीक है। H की पोजीशन
8, चलो 8 है। ओ की पोजीशन, ओ की पोजीशन 15, 1 5 15। एन की पोजीशन 14 और ई की पोजीशन 5। अच्छा, इसने तो ये जो पोजीशन है ना ये लिखी और उनको डायरेक्ट एज एन नंबर लिख दिया, जैसे आप पिछली बार का कर रहे थे, जैसे आप यहाँ पे 4240 लिख रहे थे, वही इसने किया है इस बार। उसी टाइप का मैंने आपको, आपने जो कमेंट किया ना वहीं से एक सवाल बना दिया कि सवाल एग्जामिनर ऐसे बना देता है। वो कैसे सवाल से बना देगा कि वो फ़ोन को ऐसे लिख देगा। अब चार्जर को लिखो, कैसे लिखोगे? अब तो लिख लेंगे सर। चार्जर को कैसे लिखेंगे? सी की पहले तो 3 आ जाएगा, फिर एच की पोजीशन आ जाएगी 8, फिर ए की पोजीशन आ जाएगी 1, फिर आर की पोजीशन आ जाएगी 18, ऐसे ही जी की पोजीशन आ जाएगी उसके बाद 7, ई की 5 एंड आर की वापस 18। तो चार्जर को ऐसे लिख देंगे 3 8 1 1 8 7 5 1 8। हाँ, खुशल सिंगला, बहुत सही जवाब दिया बच्चे आपने। और पता है वो है ना, स्पेस नहीं देगा आपको बीच में। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको स्पेस दे दिया है, समझ रहे हो? वो सवाल में आपको स्पेस नहीं देगा, वो डायरेक्ट एज अ नंबर दे देगा और आप सोचोगे कि सर ये यहां से कैसे आया है। अब एक और टाइप का सवाल मेरे को ध्यान में आ गया, यहां से कैसे बनेगा। देखो मैं यहां पे बनाता हूं, फोन को ही मैं लिखता हूं, फोन को ही मैं लिखता हूं 781555। इफ फोन इज रिटन एज दिस देन चार्जर इज कोडेड एज, बताओ भाई, जवाब बताओ कि इफ फोन को अगर हमने ऐसे लिख दिया, सॉरी ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, अरे ये हमसे मिस्टेक हो गई छोटी सी एक बार सवाल, क्योंकि मैंने अभी बनाया है ये, तभी मैं सोचूँ ये ऐसे कैसे हो गया। ये 1 नहीं आएगा, ये आएगा हमारे पास। एक सेकंड के लिए बच्चे यहाँ पे, हाँ अब सवाल बना दिया गया है कि इफ फोन इज रिटन एज 78655, तो चार्जर को कैसे लिखेंगे? तो चार्जर को कैसे लिखेंगे? 46 तो नहीं है बच्चे। फोन को अगर हमने ऐसे लिखा है तो चार्जर को कैसे लिखेंगे बताओ भाई, फटाफट बताओ। फोन को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो चार्जर को कैसे लिखेंगे, ये बताओ। चलो 10 पुत तेरा हेड डाउन कास्तों, चंगा वाला हंसदा सी मोन कास्तों। बताओ 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 कैसे लिखेंगे हम। देखो फोन को उसने ऐसे लिखा तो चार्जर को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसने क्या कर रखा है, यहां पे इसने क्या किया, पी की पोजीशन 16 थी, तो 16 जो है ना उसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? 1 + 6 करके। ऐसी 8 को तो 8 ही लिखा, ऐसी 15 को इसने कैसे लिखा, 15 को इसने 6 लिखा, कैसे लिखा? 1 + 5 करके। 14 को भी कर दिया 1 + 4, तो यहाँ पे 5 आ गया, और 5 को वापस 5। ये मैंने अभी क्वेश्चन बनाया, ऐसे एग्जामिनर भी बना के देगा। ऐसे चार्जर का 3 था, एच का 8 था, ए का 1 था, आर का 18 था, जी का 7 था, ई का 5 था, आर का 18 था। तो चार्जर को कैसे लिखेंगे? 3 3 रह जाएगा, 8 8 रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है। अब 18 आ गया तो 18 क्या होगा? 1 + 8 दैट इज 9, 7 का 7 रह जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा, और वापस ये 18, 1 + 8 9 बन जाएगा। ये 18 यहाँ पे 9 कैसे बना? 1 + 8। वो कुछ भी लॉजिक डाल देगा उसमें, आपको समझना है बस उसने किया क्या है, कैसे किया है, क्यों किया है, बस सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। आप नोट करते रहना, आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, नोट करते रहना। थोड़े से मेरे नोट्स इतने फेयर नहीं होंगे जैसे कि आप नोट्स बना पाओ, लेकिन आपको फेयर काम करना भी नहीं है। अब हमें ऑब्जेक्टिव में आंसर करने हैं सीधे से, और मार्क्स सिक्योर करने हैं। आप मार्क्स जरूर अच्छे सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मेरे को और बतानी है आपको। अब इसमें एक चीज़ और है कि इफ c = 3 and pot = 17, how deer will be written? c 3 है, pot 17 है, डियर क्या होगा बताओ भाई। सोचो, लॉजिक सोचो, क्या क्या हो सकता है लॉजिक, लॉजिक क्या हो सकता है, फटाफट सोचो और बताओ। बच्चे सीयूईटी में 50 नंबर की आएगी एप्टीट्यूड, ध्यान रख लेना इस बात का, है ना।
CUET में 50 नंबर की आने वाली है ये। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बच्चों? एक बार पहले कमेंट करके ये बता दो कि कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, कुछ नया। कमेंट कीजिए। समझ आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है अभी? सवाल भी साथ साथ सॉल्व कीजिए। सवाल है सी को 3, पॉट को 17 लिखेंगे तो डियर को कैसे लिखेंगे? अभी हम ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे हैं तो कमेंट के माध्यम से ही हमारा कन्वर्सेशन हो पाएगा अभी। बताओ भाई, डियर को कैसे लिखा जाएगा? फटाफट जवाब दो। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? अरे सबसे पहले तो सी को 3 लिखा है इसने। सी की पोजीशन 3 थी, सी को 3 लिख दिया। चलो, सी की तो पोजीशन 3 थी। अब पोर्ट को 17 लिखा, लेकिन पहले पोर्ट की पोजीशन देख लेते हैं। पी को 16 है, ओ की पोजीशन 15 है, टी की पोजीशन 20 है। अब इन सब को इसने 17 लिख दिया। कैसे लिख दिया? लॉजिक ढूंढो। सबसे पहले तो इनको ऐड करके देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 35 और 35 में 16 ऐड किया तो 51। अब कुछ लॉजिक बन कुछ दिख रहा है क्या? 51 को उसने 17 लिख दिया। इनको ऐड किया तो 51 बन रहा है। 51 से 17 पे कैसे आया होगा वो? 51 से 17 पे आया सर 3 से डिवाइड करके। कैसे आया? डिवाइड बाई 3 करके आया। 51 से 17 पे डिवाइड बाई 3 करके आया। अच्छा, ये 3 कहाँ से आया? ये 3 आ गया। 3 नंबर ऑफ डिजिट है। ओ, सी को इसने 3 क्यों रखा? क्योंकि सी की पोजीशन तो 3 थी और उस पोजीशन को 3 को 1 से डिवाइड करेंगे। 3/1 तो 3 ही रहेगा। ऐसे ही पॉट में इनकी पोजीशंस को ऐड करके 51 बन रहा था, तो 51/3 17 आ गया। ये 17 को कैसे लिख दिया इसने? 51/3 17 आ गया। ऐसे ही डियर को कैसे लिखेंगे? डी की पोजीशन 4 है, ई की 5 है, ई की 5 है, आर की 18 है। इन सब का सम करो पहले तो। इन सब का सम करके और फिर क्या करना है? इन सब का सम आ गया सर 10 और 9 10 और 18 + 4 22, 22 + 10 32। 32 आ गया इनका सम। और 32 डिवाइडेड बाई डियर में 4 अल्फ़ाबेट्स थे तो 4, दैट इज 32/4 इज 8। अब समझ आ गया क्या साक्षी? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे बच्चे। आपका बहुत अच्छा सही जवाब है। 8 आ गया। समझ रहे हो? ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। खुशल बहुत सही, 8। ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा, है ना? सी को 3 लिखा है, पोर्ट को 17 लिखा है। सबसे पहले तो इनकी हमने अल्फ़ाबेट इनका ऑर्डर लिख दिया, किस इनकी पोजीशन लिख दी, कौन सी पोजीशन पे है ये। पी 16 पे था, ओ 15 पे था, टी 20 पे था। अब इन सब से 17 कैसे बन रहा होगा? इनका सम करके डिवाइड बाई 3 करके देख लो। एवरेज बन करने पे सम करके डिवाइड बाई 3 करके दिखा तो बन रहा है सर। ठीक है, ऐसे ही इनका सम करके डिवाइड बाई 3, सम करके डिवाइड बाई 4 करके देख लिया। ऐसे ही कुछ 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 आपको करना होगा, है ना, जिससे आपको फाइनल आंसर बनाना है। ये एक बहुत अच्छा सवाल था, इसको एक बार रिवाइज कर जाना फिर से, है ना। नोट्स में लिख लो और इसको रिवाइज कर जाना वापस से एग्ज़ाम से पहले। ये एक इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट सब है बच्चे, लेकिन कुछ आप कॉमन सेंस से एकदम से देखते ही सवालों को 15 सेकंड के अंदर अंदर आप जवाब निकाल दोगे। ये 15 सेकंड वाले सवाल होते हैं। बट किसी से नहीं हो रहा तो उसको हताश निराश नहीं होना, उसको मेहनत करनी है ना। हम सवाल देंगे आपको, सवाल सॉल्व करना। अब आते हैं यार, एक नई फॉर्म आती है, वो आता है कि सब्सटीट्यूशन कोडिंग करके कहते हैं उसको। सर ये सब्सटीट्यूशन कोडिंग क्या है? सब्सटीट्यूशन कोडिंग को आसान भाषा में समझें तो यहाँ पे हमारे पास जिन जिन बच्चों के कमेंट आए हैं, देखो वो कह देगा कि साक्षी को, चुलबुली लड़की ऋतिका, साक्षी को ऋतिका बोलते हैं। अच्छा, ऋतिका को साहिल बोलते हैं। ठीक है, साहिल को अब हम एम्पायर ऑफ रूमर्स, इसको मैं एम्पायर लिख देता हूँ एक बार, एम्पायर बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे पास और कोई बच्चे है क्या? एम्पायर को, कोई और बच्चा है हमारे पास, एम्पायर को हम खुशल बोलते हैं।
अभी आपको सवाल कैसे देगा कि इफ साक्षी इज ऋतिका, ऋतिका इज साहिल, साहिल इज एम्पायर एंड एम्पायर इज खुशल, हु गेव द आंसर 8 फर्स्ट? हु गेव आंसर 8 फर्स्ट? सबसे पहले किसने दिया था? कमेंट में सबसे पहले 8 जवाब पिछले सवाल का किसने दिया था? सर दिया तो साक्षी ने था सबसे पहले, उसके बाद खुशल ने दिया हुआ है, लेकिन साक्षी कौन है? साक्षी को हम क्या बोलते हैं? ऋतिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? ऋतिका इज द आंसर। समझ आ रही है कैसे होगा? वो क्या करेगा, ऐसे नाम असाइन कर देगा, और मैं आपको आसान से समझाने के लिए जो कमेंट्स में हमारे पास नाम आए हैं उनको असाइन कर देता हूं। साक्षी को अगर हम ऋतिका, इफ जैसे ये है, इफ ब्लैक इज पिंक, पिंक इज ब्लू, ब्लू इज व्हाइट, व्हाइट इज येलो, येलो इज रेड, रेड इज ब्राउन, देन व्हाट कलर इज द, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? आपको सबसे पहले तो ना ऐसे सवाल आ जाए, सबसे पहले तो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे पहले तो वो पढ़ना है सवाल में, ऊपर वाला तो पढ़ना ही मत। सबसे पहले पढ़ना है हमें ये, ठीक है? हाँ सर, सबसे पहले ये पढ़ लिया। अब क्लियर स्काई का कलर क्या होता है हमें पता है भाई, आसमान नीला है, ठीक है? जनरली फिजिक्स पे बाद में जाएंगे, नॉर्मली तो आसमान नीला ही है, तो ब्लू कलर है। लेकिन ब्लू को क्या बोलते हैं? ब्लू आया क्या? ब्लैक को पिंक बोलते हैं, छोड़ो हमें मतलब ही नहीं है। पिंक को ब्लू बोलते हैं, हमें मतलब ही नहीं है। पिंक को ब्लू बोलते हैं, हमें मतलब नहीं है। पिंक को क्या बोलते हैं, हमें मतलब है। ब्लू को क्या बोल रहे हैं? ब्लू इज वाइट, ब्लू को वाइट बोल रहे हैं, ब्लू इज वाइट। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? क्लियर स्काई का कलर यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा व्हाइट? क्योंकि क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, बट ब्लू को व्हाइट बोलते हैं एक नई भाषा में। एक नई भाषा का हमने याद कर दिया यहाँ पे, एक नई भाषा लॉन्च की, उस भाषा में हम ब्लू को व्हाइट बोलते हैं। तो क्लियर स्काई का कलर हो गया व्हाइट। समझ आ गया क्या बच्चे? समझ आ रहा है क्या? ऐसी है। इफ द एनिमल्स विच कैन वॉक, सर आपने कहा था ऊपर से तो पढ़ना ही नहीं है सवाल को, सबसे पहले तो लास्ट का पढ़ो। वट विल अ लिजर्ड बी कॉल्ड? लिजर्ड को क्या कहेंगे? अब पढ़ो। एनिमल्स विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स। जो चलते हैं वो स्विमर्स हैं। जो क्रोल करते हैं, जो रेंगते हैं, जैसे कि स्नेक रेंगता है, वो उसको फ्लाई कहेंगे। जो पानी में रहते हैं उनको स्नेक कहेंगे, और जो आसमान में उड़ते हैं उनको हंटर कहेंगे। तो क्या लिजर्ड आसमान में उड़ती है क्या? फिश फ्लाई इन स्काई, क्या लिजर्ड आसमान में उड़ती है क्या? नहीं सर, इतना तो कट गया। क्या लिजर्ड वाटर के अंदर रहती है क्या? नहीं सर, ये भी कट गया। क्या वो चलती है क्या दो पैरों से ऐसे, या फिर चार टांगों से? क्या वो चलती है क्या? जनरली वो क्रॉल करती है भाई, क्रॉल करती है, और उसको कहेंगे हम फ्लाइंग। फ्लाइंग हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा। होपफुली इसमें कुछ समझाने की जरूरत थी नहीं ऐसे सवालों में, लेकिन ऐसे सवालों को अप्रोच कैसे करना है वो मैंने बता दिया। सबसे पहले तो ये लास्ट वाला देखो, ये पढ़ो। लास्ट वाला जैसे ही पढ़ा उसके बाद आप आगे से ढूंढने लग जाओ बस। नहीं तो पहले पढ़ोगे समझोगे ना, पढ़ने समझने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमें बस इससे मोटिव है कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है? ऐसे इनको, इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट का पढ़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप ऐसे लिख लेना, रीड द मेन क्वेश्चन दैट इज लास्ट लाइन, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, कि पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो वो देखो, और वैसे ही उसके बाद फिर ढूंढने लग जाओ। ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आता है हमारे पास फिक्शियस लैंग्वेज का सवाल। फिक्शियस लैंग्वेज क्या होती है, कैसे होती है? देखो, फिक्शियस लैंग्वेज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि फेसिंग प्रॉब्लम विद हेल्थ इज कोडेड एज ब्लब 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 ब्लब, हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइज इज कोडेड एज हिट्स आर डिविमल,
राइज विद एवरी चैलेंज इज कोडेड एज ब्लब 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 ब्लब, फेसिंग चैलेंज ईच डे इज कोडेड एज दिस 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 दिस। ठीक है भाई, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डज द कोड INE स्टैंड फॉर। INE जो है, अच्छा अब सबसे पहले हम INE ढूंढ लेंगे। INE इसमें था नहीं था, इसमें था नहीं था, इसमें है INE, इसमें है INE। ये इस INE का मीनिंग क्या होगा इस लैंग्वेज में, ये कैसे ढूंढेंगे? इनको, इस सवालों को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है? ये जो दोनों चीजें हैं ना, इन दोनों में सिमिलरिटी देखो कौन कौन से वर्ड की है। इसमें फेसिंग सिमिलर है क्या? इस दोनों में फेसिंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ सर, प्रॉब्लम यहाँ भी आ रहा है और प्रॉब्लम यहाँ भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम कॉमन हो गया। विद है क्या? नहीं है। हेल्थ है क्या? हेल्थ है सर, तो एक हेल्थ कॉमन होगा। दो वर्ड इसमें कॉमन हो गए। ऐसे इसमें देख लो, अब इसमें कौन कौन से वर्ड कॉमन है? हिट हिट, अच्छा एक तो हिट हो गया। NGI है क्या? नहीं है। SNK है क्या? नहीं है। MLP, अच्छा एक MLP हो गया। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि प्रॉब्लम और हेल्थ, इन दोनों को या तो MLP से डिनोट किया जा रहा है या फिर HIT से डिनोट किया जा रहा है। हमें नहीं पता किसको किससे डिनोट किया जा रहा है, बट इतना पता चल गया इसको, इन दोनों को इससे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है सर, अब हमें INE का ढूंढना है। ऐसे ही इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढो, इन दोनों में कॉमन ढूंढो, किसी में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? इसमें देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। चैलेंज कॉमन है, चैलेंज कॉमन है इन दोनों में, हाँ सर। और इन दोनों में वर्ड कौन सा कॉमन है? SNK है क्या? नहीं है। RTV है क्या? नहीं है। INE है क्या? नहीं है। RIV है क्या? RIY है। ठीक है भाई, तो चैलेंज को हम, इतना पता चल गया। इसको मैं पूरी ब्रेक कर रहा हूं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से सॉल्व नहीं कर रहा, इस प्रॉब्लम को पूरी ब्रेक कर रहा हूं। चैलेंज को कैसे लिखा जा रहा है? चैलेंज को लिखा जा रहा है RIY से। क्यों? क्योंकि इन दोनों लाइन में सिर्फ चैलेंज ही एक वर्ड कॉमन था। ऐसे ही यहां पे भी RIY, इसमें भी RIY कॉमन आ गया और इसमें भी RIY कॉमन आ गया। तो चैलेंज को तो RIY लिखा जाएगा भाई। तो मैं चैलेंज को काट देता हूं यहां से, क्योंकि चैलेंज को हमने लिख लिया है, और यहां से RIY को काट देता हूं। ठीक है भाई, अब देखो हमें ढूंढना क्या है? INE का ढूंढ रहे हैं, INE का ढूंढ रहे हैं। उससे पहले SNK और RTV भी ढूंढना पड़ेगा। चलो इन दोनों में कॉमन ढूंढ लिया, इन दोनों में ढूंढ लिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढे, कुछ है क्या? हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन राइज, हेल्थ भी नहीं है, प्रॉब्लम्स भी नहीं है, ऑन भी नहीं है, राइज भी नहीं है। ठीक है, इस और किसी में कुछ है क्या? ऐसे ही हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइज, फेसिंग चैलेंज ईच डे। आपसे अगर सवाल सॉल्व हो रहे थे, आप भी सॉल्व करते रहो भाई। आपसे अगर सवाल सॉल्व हो रहा है मेरे से पहले, आप फटाफट कर दे रहे हो, तो सवाल को सॉल्व करके आंसर बता दो। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको इस सवाल को कैसे एक्चुअल में कुछ भी पूछ ले तोड़ना कैसे है डिटेल में समझा रहा हूं। अब इन दोनों लाइन में हम कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन है? हेल्थ है कि इसमें नहीं है, प्रॉब्लम है कि इसमें नहीं है, ऑन है कि इसमें नहीं है, राइज है, राइज है सर इसमें। अच्छा, इन दोनों में राइज अगर कॉमन एक वर्ड आ गया, राइज एक कॉमन वर्ड आ गया, तो इन दोनों में भी कोई कॉमन वर्ड होगा जो राइज से रिलेट कर रहा होगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हिट है क्या? यहाँ पे नहीं है। SC है क्या? नहीं है। RTV है क्या? RTV है सर। RTV में यहाँ से भी काट देता हूँ, यहाँ से भी काट देता हूँ, राइज यहाँ से भी काट देता हूँ, यहाँ से भी काट देता हूँ। क्यों? क्योंकि राइज को RTV लिखा जा रहा है। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, इतना तो हो गया। अब विद एंड एवरी बचे है, यहाँ पे INE एंड SNK बचे है। ठीक है, अब SNK का देख लेते हैं। INE तो किसी में था नहीं, SNK किसी में है क्या? SNK यहाँ पे दिख रहा है सर मेरे को, इसमें और इसमें SNK कॉमन है। इसमें विद एवरी, इसमें भी विद एवरी है क्या? विद है। ठीक है, यहाँ पे विद है, यहाँ भी विद है, यहाँ भी SNK है, यहाँ भी SNK है, तो विद और SNK को काट दिया। इसका मतलब SNK था हमारा विद, विद को लिखा जा रहा था, विद को लिखा जा रहा था SNK, और ऐसे ही एवरी को लिखा जा रहा था, क्योंकि एवरी तो बच गया, एवरी को लिखा जा रहा है INE। अब हमारा सवाल था INE कैसे होगा? INE इज एवरी। समझ रहे हो प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करना है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा पैराग्राफ से दे देगा आपको, क्या करेगा? ऐसे पैराग्राफ दे के 5 सवाल पूछ लेगा उससे। उसके लिए आपको पूरी प्रॉब्लम को तोड़ना पड़ेगा। अगर एक सवाल पूछ लिया तो ऐसे मत तोड़ना,
बट मैं कैसे सोच रहा हूँ कि अगर आपसे 4-5 सवाल पूछ लिए, एक पैराग्राफ देखिए 5 सवाल पूछ लिए उससे रिलेटेड सीधा सा, इस टाइप में क्वेश्चन आ गया, तो कैसे तोड़ोगे? इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में कॉमन ढूंढो, वो कॉमन लिखते जाओ, कॉमन लिखते जाओ, आपको पता चलता रहेगा। समझ आ रहा है? आपको पता चलता रहेगा ऐसे। अब है RIY RTVROI could be coded for which of the following? RIY इज चैलेंज। अच्छा, एक तो चैलेंज हो गया, चैलेंज तो आएगा, चलो चैलेंज तो है, सब में ही है, 4 ऑप्शन में ही है। आर टी वी था हमारा। राइज कितने ऑप्शन में है? राइज 1 2 3 4, राइज भी सारे ऑप्शन में है यार। ठीक है, अब क्या हो गया? आर ओ आई और ढूंढ रहे हैं भाई, ROI ढूंढो। ROI है क्या? ROI है क्या इसमें? ROI तो है ही नहीं सर। अब कैसे सॉल्व करें इस सवाल को? ROI तो यहाँ पे है ही नहीं सर। इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको ऑप्शंस पे जाओ। अबव, राइज अबव चैलेंज, ऐसा कुछ। राइज तो हमें मिल गया, चलो राइज और चैलेंज को काट दो, क्योंकि राइज और हमें मिल गया। बाकी वर्ड्स को देखेंगे अब हम। राइज और चैलेंज को मैंने काट दिया है। अब डे विद हेल्थ अबव, डे विद हेल्थ अबव, हेल्थ है, डे है क्या? डे है, विद है, अबव नहीं है। डे हमारे पास है वहां पे, डे के रिलेटेड कोई वर्ड है, ठीक है, और विद के रिलेटेड कोई वर्ड है, विद से रिलेटेड कोई वर्ड है, ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कोई वर्ड है, बट अबव से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अबव किसी भी सेंटेंस में नहीं आ रहा इसमें, अबव इसमें किसी भी सेंटेंस में नहीं आ रहा। और ऐसे ही ROI भी किसी भी सेंटेंस में नहीं आ रहा। ROI इज मिसिंग, ROI भी मिसिंग है क्योंकि किसी सेंटेंस में नहीं आ रहा। ऐसे ही अबव भी मिसिंग है, किसी में नहीं आ रहा। तो दिस कुड बी कोडेड एज, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। खुशहाल, बहुत सही जवाब दिया बच्चा आपने। हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ या तो MLP है या फिर HIT है। ऐसे ही डे भी कुछ है, डे किस में आ रहा है? डे इसमें आ रहा है, तो डे हमारा NGI NOPHUS में से किसी एक, कुछ एक चीज़ होगी। समझ गए? ऐसे ही हमारा विद है, विद भी इसमें आ रहा है, तो विद तो हमने ढूंढ लिया था, विद SN की है। बचा अबव, अबव ना यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे बचा ROI ना यहाँ पे आ रहा था, तो ROI अबव के रिलेटेड हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फिक्सियस लैंग्वेज का बहुत अच्छा सवाल मैंने करा दिया, इससे अच्छे सवाल नहीं बनेंगे आपके लेवल के, ठीक है? इससे अच्छा सवाल फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग का तो बनेगा नहीं भाई। और इसी के साथ हमारी कक्षा भी समाप्त होगी, उसमें कुछ बचा नहीं। अभी मिसलेनियस एक देख लेते हैं, मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ, आएंगे नहीं आपके, बट अगर आगे तो कैसे करना है। एक मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, एक ऐसे आपको मैट्रिक्स दी होगी, कितने क्रॉस कितने की भी दे देगा। ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है? क्या ये मैट्रिक्स 3x4 है? हाँ सर। अभी क्या देगा? पोजीशन दे देगा यहाँ पे, कि पोजीशन दे दिया 1 2 3 4, और ए या फिर यहाँ भी दे दिया 0 1 2। अभी यहाँ पे कोई वर्ड दे देगा PQPRMPQSTUVW। अब वो दे देगा कुछ भी, कि भाई PARROT, अगर जो भी वर्ड मिसिंग हो, जैसे ओ नहीं आया यहाँ पे, तो एक 2 मैट्रिक्स देगा आपको, ठीक है, एक मैट्रिक्स और दे देगा, ऐसी ही कुछ एक मैट्रिक्स और दे देगा, और एक मैट्रिक्स दे देगा। अब P की पोजीशन क्या है हमें ये देखनी है। P की पोजीशन है यहाँ पे, P की पोजीशन क्या है? P की पोजीशन है सर 0 1 है, P की पोजीशन है 0 3, मतलब उसको 3 बोल देंगे। P की पोजीशन है यहाँ पे 1 2 है, ठीक है। P की पोजीशन और कौन सी है यहाँ पे? और कौन सी है P की पोजीशन? और कोई नहीं है। तो P से रिलेटेड ये 3 पोजीशन आ जाएंगी भाई। ऐसी A से रिलेटेड कोई पोजीशन होंगी दूसरे मैट्रिक्स में, ऐसे ही R से रिलेटेड कोई पोजीशन, जैसे इसमें R से रिलेटेड पोजीशन है 0 4, R से रिलेटेड पोजीशन है 0,4। ऐसे ही O से रिलेटेड, T से रिलेटेड यहाँ पे पोजीशन है 2,1, T से रिलेटेड पोजीशन है 2,21 21। तो वो कहेगा कि
इन पैरेट को वो कोड करके दे देगा कि पैरेट कैन बी रिटन एज, वैसे कुछ कोड करके दे देगा कि 12 3 5 4 9 2, और 4 ऑप्शन दे देगा कि पैरेट कैन बी रिटन एज, ऐसे ABCD करके उसने 4 ऑप्शन दे दिए ऐसे कुछ भी करके। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है, आपको पहले पी की पोजीशन देखना, क्या पी की पोजीशन इसने 12 दे रखी है, क्या 12 आ रही है, हाँ 12 आ रही है, फटाफट चेक कर लेना 12 कैसे आई है, ये 1,2 1,2, ठीक है, तो 1 2 पे पी की पोजीशन आ रही है, ठीक है, तो ये ठीक हो गया। ऐसे ही ए की पोजीशन चेक करना है, यहाँ पे है, यहाँ पे ढूंढना, फिर आर की ढूंढना, फिर आर की ढूंढना, फिर ओ की, फिर टी की। अब ये इस टाइप से सवाल आएगा और इस टाइप से सवाल सॉल्व हो जाएगा। मिसलेनियस है, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने, ये जरूरी भी नहीं है आपके लिए, आपके लेवल पे नहीं आएगा ये सवाल, बट फिर भी एक टाइप की क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की टाइप होती है ये, तो मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त हो गई है। देखो, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, अगर उनको समझ आया है, उनको क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको जोड़िए, क्योंकि CUET का जो ऑनलाइन वाला हम पार्ट कर रहे हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस पे चैनल को शेयर कीजिए। हाँ, मेरे को पता है यार, थोड़ी सी शर्म आती है ऐसे ही कुछ भी शेयर करने में, लेकिन कुछ जो शेयर करेगा उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे, ये सुपरस्टिशन है। ठीक है, जो इसको वीडियो को शेयर करेगा उसके +5 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे, उसका एक सवाल तुक्के में सही हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, उसका एक सवाल तुक्के में सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसके जो भी होमवर्क रिलेटेड असाइनमेंट्स जो भी हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, इवनिंग तक आपको मिल जाएगा, और वो सारे सॉल्व करना नियत से, क्योंकि बच्चे सिर्फ 45 डेज़ का टाइम बचा है हमारे पास, और 45 डेज़ भी नहीं है शायद, नहीं 45 डेज़ तो हैं, 45 डेज़ का टाइम बचा है। उसके बाद हम 5 से 6 दिन मॉक टेस्ट करेंगे, और 21 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा CUET का, है ना, और 21 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा आपको 45 से 50 दिन के अंदर अंदर अगर जम के मेहनत कर लोगे ना, तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद मज़े कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अभी 2 महीने जम के पढ़ लोगे ना, तो एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। आज मैं IIT दिल्ली में हूँ, तो मैं ऐसे इंसान को भी जानता हूँ जो 20,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, और मैं उस इंसान का भी दोस्त हूँ जो अभी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ्स 20 to 50 करोड़ हो गई है। मैं ऐसे इंसान को भी जानता हूँ जो UPSC की तैयारी कर रहा है और कल को वो एक IAS भी बन जाएगा। मैं ऐसे इंसान को भी जानता हूँ जो बहुत बड़े टीचर हैं। देखो, ये सब एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का यही नतीजा है कि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है वहाँ पे रहने के बाद, है ना। इसलिए मेहनत करनी जरूरी है, इसलिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है हमें, कि हमारे बहुत अच्छा नेटवर्क बनेगा लाइफ में, वो नेटवर्क ही बेटा लाइफ भर काम आएंगे। और आपको तो बहुत आसानी से 45 दिन मिले हैं, 45 दिन में पढ़ लो। और एक बात और याद रखना, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का, टेक अवे लेसन, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ना, तो ये मत सोचना कि कोई भी मेहनत नहीं कर रहा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो ये मत सोचना कोई भी मेहनत नहीं कर रहा। इस देश के किसी कोने में बैठा बच्चा आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जिस टाइम पे आप सिर्फ यूट्यूब पे ऐसी कोई फ़नी वीडियो, कोई स्टैंड अप कॉमेडी या इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं ना, कोई बच्चा जम के मेहनत कर रहा है। और CUET ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि अब रट्टा वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, क्योंकि एप्टीट्यूड के 50 नंबर हैं, 50 मार्क्स फॉर एप्टीट्यूड, 50 मार्क्स फॉर एप्टीट्यूड। मैं देख रहा हूँ चैट में हार्डली 2 या 3 बच्चे ही सीरियस थे, बाकी में भी कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन में साथ साथ में कमेंट करना मुश्किल हो जाता है। बट बच्चे सीरियस हो जाओ, 50 दिन बचे हैं और 50 नंबर का एप्टीट्यूड आएगा, और मैं 50 के 50 मार्क्स आपको कवर करवाऊंगा। इसमें जो जीके आएगी ना, वो जीके भी मैं आपको पढ़ा दूंगा एक बार के लिए, ठीक है। चाहे वो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करके पढ़ाऊँ ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोई क्लास, वो हम देखते हैं, प्लान करते हैं कैसे रहेगा। लेकिन ये ज़रूर मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या था,
मैं मेहनत नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं कर रहा। देश के किसी कोने में बैठा बच्चा उस मोमेंट पे मेहनत कर रहा है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं कॉलेजेस में। कॉलेज में जो सीट्स है ना वो लिमिटेड है। पैसे देके आप एडमिशन जरूर करा सकते हो डोनेशन के बेसिस पे, लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी बात ही अलग होती है यार। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। जम के मेहनत करो, जम के तैयारी करो। होपफुली आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे गए हैं। किसी का कोई एक आधा एग्जाम अच्छा नहीं गया हो, कोई पार्ट मिस हो गया हो, कुछ भी हुआ तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सिर्फ पढ़ाई करनी है। सिर्फ 45 दिन ही तो बचे हैं हमारे पास। और कैसी लगी कक्षा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।